नमस्कार, दिस इज़ अरुणेश आर्य फ्रॉम करियर पाथ स्टडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस श्रृंखला की 3 वीडियोस पोस्ट हुई थी और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी 1 वीडियो पोस्ट हुई थी। यानी टोटल अब तक 4 वीडियोस पोस्ट हो चुकी हैं। अगर जो आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप उसमें जा सकते हैं। उस श्रृंखला में, उस सीरीज़ में नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से पुट होते हैं और बहुत से बच्चे इसको रटते हैं और भूलते हैं। जबकि मेरा मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी जो पार्ट है उसको आप अगर जो समझ के करते हो, उसका एक फ्रेम माइंड में बनाकर चलते हो तो बहुत आसानी से उसे कर सकते हो। जैसा कि आप इस वीडियो में देखोगे कि हम बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ में इस टॉपिक को कवर करेंगे, बहुत शालीनता के साथ में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक की खास बात है कि भारत का संविधान जो संविधान सभा ने बनाया है उसमें कुछ भारत के स्रोत शामिल किए गए हैं और बहुत से विदेशी स्रोत इसमें शामिल किए गए हैं। भारत का संविधान बनाने में संविधान निर्माताओं के द्वारा हर पक्ष पर ध्यान रखा गया था। यानी भारत जो देश है एक विशाल देश है, विभिन्न परंपराओं से भरा देश है। ऐसी स्थिति में हमें एक मौलिक संविधान की बजाय एक व्यवहारिक संविधान की आवश्यकता थी। यानी एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पर एक प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता थी। बहुत से आलोचक जो है उनका मानना है कि भारत का जो संविधान है इसमें मौलिकता का अभाव है, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी का अभाव है। इसके अलावा कुछ आलोचकों ने भारत के संविधान को उधार का थैला की संज्ञा दी है, यानी एक क्रेडिट बैग की संज्ञा दी है, जबकि ये बातें न्याय संगत नहीं है। कुछ आलोचकों का मानना है कि इसमें भारतीयता का पुट नहीं है। इस बात को हम न्याय संगत नहीं मान सकते क्योंकि प्रमुख विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन इसने भारत के संविधान को परिवर्तन के साथ चयन की कला का नाम दिया था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि भारत का संविधान द आर्ट ऑफ सिलेक्शन विद मॉडिफिकेशन है। यानी विभिन्न देशों से अलग अलग स्रोत लिए गए हैं लेकिन अपने देश की परंपराओं के आधार पर, अपने देश के विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशंस के आधार पर उसको मॉडिफाइड किया गया है और उसमें एज इट इज़ फिट किया गया है। किसी भी देश के संविधान से कुछ लेना गलत नहीं है, अपने आधार पर उसमें मॉडिफिकेशन करना बहुत बेटर माना जाता है। इस वजह से ये बोलना है कि भारत का संविधान उधार का थैला है, भारत का संविधान इसमें भारतीयता का पुट नहीं है, मौलिकता का भाव है, इसको हम न्याय संगत नहीं मान सकते। क्योंकि भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान की स्टडी की थी और लगभग 10 देशों के संविधान से कुछ न कुछ भारत के संविधान में लिया गया है। और भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक्ट भारत के संविधान में, भारत से संबंधित 1935 में आया था, उसे कुछ परिवर्तन के साथ एज इट इज भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था। प्रमुख विद्वान रॉबर्ट एल हार्डग्रेव जो है उनका मानना है कि जो आज के डेट में भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं उनमें से 250 आर्टिकल्स 250 अनुच्छेद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में भारत के संविधान में लिए गए। यानी कुछ शब्द लिए गए, यानी एज इट इज लिए गए, और कुछ परिवर्तन के साथ लिए गए। यानी 250 अनुच्छेद किसी ना किसी तरीके से 1935 के एक्ट से संबंधित है। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहीं से शुरुआत करेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे पहले इसमें फेडरल सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में संघीय व्यवस्था, देखा जाए तो संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से संबंधित है जो भारत के संविधान में लिया गया है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था भारत के संविधान में शामिल है वो कनाडा के संविधान से संबंधित है। लेकिन साधारण तौर पर संघीय व्यवस्था 1935 के एक्ट से संबंधित है। आपको ध्यान हो 1935 का एक्ट जब हमने किया था तो उसमें सबसे पहले किया था कि पहली बार भारत के लिए संघ यानी यूनियन शब्द का उल्लेख 1935 के एक्ट में हुआ था। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि संघीय व्यवस्था कि भारत राज्यों का संघ होगा, इस प्रकार की व्यवस्था जो 1935 के एक्ट में थी वो भारत के संविधान में शामिल है। यानी सिर्फ संघीय व्यवस्था तो हम बोल सकते हैं 1935 का एक्ट, लेकिन शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था तो हम बोलेंगे कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा संघीय व्यवस्था 1935 के एक्ट के अंतर्गत। इससे आगे है ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का जो पद है वो 1935 के एक्ट से संबंधित है। यानी आज की डेट में हम देखते हैं कि भारत के सभी राज्यों में राज्यपाल जो हैं वो 1935 के एक्ट से संबंधित है। यानी 1935 के एक्ट में जो व्यवस्था थी कि केंद्र में गवर्नर जनरल और राज्य में गवर्नर हैं, इस प्रकार की व्यवस्था होगी, यानी उनके पास में वीटो पावर रहेगी। ये हमने 1935 के एक्ट में किया था। यहाँ वीटो पावर को तो हम छोड़ देते हैं, वीटो पावर का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन राज्यों में राज्यपाल का जो पद है 1935 के एक्ट से संबंधित है। इससे आगे है पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी, यानी संघीय न्यायपालिका की शक्तियां। हमने किया था 1935 के एक्ट में, भारत में एक फेडरल कोर्ट की शुरुआत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी 1935 के एक्ट के अंतर्गत। तो वैसे ही न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं वो 1935 के एक्ट से संबंधित है। इससे आगे चलिए इमरजेंसी पावर्स। तो इमरजेंसी पावर्स वैसे तो हम करते हैं कि इमरजेंसी पावर्स जो हैं, आपातकालीन जो उपबंध हैं, वो हमने जर्मनी के विमर संविधान से लिया था। लेकिन यहाँ बात हो रही है आर्टिकल 356 की, अनुच्छेद 356 की, यानी राज्यों में आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो ये हमने लिया है 1935 के एक्ट से संबंधित। यानी अगर जो राज्यों में संवैधानिक विफलता हो गई है, यानी वहां पर सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही या संविधान के अनुसार वहां पर सरकार विफल है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है भारत में आर्टिकल 356 के अंतर्गत। तो वो हमने लिया है 1935 के एक्ट से। इससे आगे है कैग, या जिसे हम बोल सकते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे हम बोल सकते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये जो पद संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में है, यानी अनुच्छेद 148 में बताया गया है कि भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद होगा जो जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। तो ये व्यवस्था हमने ली है 1935 के एक्ट के अंतर्गत, जो केंद्र और राज्यों के व्यय की निगरानी करेगा। तो ये हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम डिटेल में करेंगे वो हम करेंगे आर्टिकल 148 से 151 तक, लेकिन ये जो पद है 1935 के एक्ट से प्रेरित है। इससे आगे है पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। तो पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता ही है, संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में हमें लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी देता है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानकारी देता है। तो आईएएस है, आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या हम बोल सकते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। ये जो सर्विसेज हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेंटर और स्टेट में जो रिक्रूटमेंट है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है।
तो ये भारत के संविधान में 1935 के एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासनिक व्यवस्था जो है, वो भी 1935 के एक्ट से संबंधित है। तो मूल रूप से देखा जाए तो 1935 के एक्ट से बहुत से पार्ट भारत के संविधान में शामिल हैं, बहुत सी व्यवस्था भारत के संविधान में शामिल हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस पुट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं भारत राज्यों का संघ होगा, इस प्रकार की व्यवस्था, राज्यपाल का पद, केंद्रीय जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय जो उसकी शक्तियां जो 1935 के एक्ट से संबंधित है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्य का आपातकाल, कैग और लोक सेवा आयोग 1935 के एक्ट से संबंधित है। इससे आगे चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में बहुत सी व्यवस्था शामिल हैं। जैसे सबसे पहले देख लीजिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसे हम बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। विश्व में किसी देश में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार वहां के आम नागरिकों को प्रदान किए गए, तो वो प्रदान किए गए अमेरिका में, यानी पीपल्स राइट्स के नाम से वहां पर शामिल किए गए। तो भारत के संविधान में जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो 6 मौलिक अधिकार भारत के संविधान में थे। आम नागरिकों के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख मिलता है, संविधान के पार्ट 3 में इसकी जानकारी मिलती है। अब जो है हमारे संविधान में 5 मौलिक अधिकार है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत। अब भारत के संविधान में 5 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी न्यायिक पुनराविलोकन या जिसे हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, लिख लीजिए न्यायिक समीक्षा, या जिसे हम बोल सकते हैं न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन, संविधान के अनुच्छेद 137 में इसकी जानकारी मिलती है। यानी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137 सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति प्राप्त है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। यानी संसद जो भी कानून बनाएगी वो कानून आम जनता में लागू होने से पहले उसकी समीक्षा, उसका रिव्यू करने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जो बनाया गया कानून है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल संरचना को किसी न किसी प्रकार से चोट तो नहीं पहुंचा रहा, या किसी आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को तो नहीं चोट पहुंचा रहा। तो ये जो समीक्षा सुप्रीम कोर्ट को करने का अधिकार है और इस मामले में संसद को एडवाइस देने का भी जो अधिकार है और इस मामले में बनाए गए कानून को रद्द करने का जो भी अधिकार है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत, उसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। इससे आगे है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशियल फ्रीडम जिसे हम बोल सकते हैं, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता जिसे कहा जाता है। यानी संसद या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई भी कोर्ट के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट को मूल रूप से स्वतंत्र माना गया है भारत के संविधान के अंतर्गत। यानी मान लीजिए आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी, तो संसद या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इस मामले में ये नहीं बोल सकते या ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकते कि उस व्यक्ति को फांसी की सजा क्यों दी गई है, उसे कोई और सजा दी जानी चाहिए थी। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, देश के किसी भी कोर्ट में किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है और ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान के अंतर्गत। इससे आगे है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सर्वोच्चता।
संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। चाहे भारत के लोग हैं, चाहे भारत की संसद है, या कोई भी पदाधिकारी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। यानी सर्वोच्च स्थिति संविधान की होगी। संविधान को सर्वोच्च पावर मिली कहां से है? भारत की आम जनता से मिली है, क्योंकि आम जनता के द्वारा चुने हुए लोगों ने में से संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया। लेकिन आज की डेट में जो व्यवस्था भारत में है वो सभी के सभी संविधान के अंतर्गत है। किसी भी देश की गतिशीलता जो है वो संविधान के अंतर्गत ही होती है, क्योंकि संविधान किसी भी राज्य का जीवन मार्ग होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द वे ऑफ लाइफ ऑफ द स्टेट। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। कोई भी धर्म, जनता, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। इससे आगे है इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी निर्वाचित राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है वो भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी वैसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो हमें करना पड़ेगा ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। यानी संसदात्मक व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। यानी ब्रिटेन में जैसे महारानी का पद है, एक नॉमिनल पद है, लेकिन वो नेशनल हेड मानी जाती है, वैसे ही राष्ट्रपति का पद भारत में एक नॉमिनल पद है। लेकिन जो राष्ट्रपति को कहा गया है इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी निर्वाचित राष्ट्रपति, ये व्यवस्था हमने ली है अमेरिका के संविधान से। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो भी अमेरिका के संविधान से संबंधित है। इसके अलावा इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है, इसके लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, आर्टिकल 61 के अंतर्गत हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि अमेरिका के संविधान में हटाया जा सकता है। तो ये व्यवस्था ली गई है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को हटाने की जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो अमेरिका के संविधान से संबंधित है। इससे आगे है प्रोसीजर टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं और सर्वोच्च न्यायालय, इन सभी जजेस में से किसी जज को उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले पद से हटाना है किसी कारण से, तो जो प्रोसेस अमेरिका के संविधान में है वैसे ही प्रोसेस सेम जो है भारत के संविधान में शामिल की गई है अमेरिका के संविधान से। यानी सुप्रीम कोर्ट के दोनों हाउसेस में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति पद से हटा देता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने ली है अमेरिका के संविधान से। इससे आगे है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपको पता ही है संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश में अगर जो बहुत गंभीर आर्थिक स्थिति हो तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने ली है अमेरिका के संविधान से। इससे आगे है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। यानी उपराष्ट्रपति का पद क्यों होता है? जैसे अमेरिका में व्यवस्था है कि अगर जो राष्ट्रपति की सीट किसी वजह से खाली हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए कार्यकाल खत्म होने से पहले, या राष्ट्रपति लंबे टाइम के लिए बीमार हो जाए, या राष्ट्रपति खुद रिजाइन कर दे अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त ना हो, तुरंत उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर काम करे तब तक जब तक कि नया राष्ट्रपति ना चुन लिया जाए। और नया राष्ट्रपति कब तक चुन लिया जाएगा? 6 महीने के अंदर अंदर चुन लिया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का पद जैसे अमेरिका के संविधान में है वैसे ही भारत के संविधान में लिया गया है। आर्टिकल
63 में इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो ये व्यवस्था मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनराविलोकन हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, संविधान की सर्वोच्च स्थिति हो गया, या निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को पद से हटाना हो, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था, ये सभी के सभी लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। इससे आगे है ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटेन का लगभग 200 वर्ष तक भारत में शासन था। तो सीधी सी बात है कि भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान का ऑटोमेटिक प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए था। 1935 का एक्ट ब्रिटेन से ही आया था, जिसे लगभग एज इट इज़ भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। और इसके अलावा ब्रिटिश संविधान से जो भारत के संविधान में शामिल किया गया है, उसमें सबसे पहले है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक व्यवस्था, यानी सरकार की संसदात्मक व्यवस्था। भारत में किस प्रकार की सरकार है? एक संसदीय सरकार है। कैसी संसदीय सरकार है? भारत में संसद के 3 अंग हैं, जैसे कि अमेरिका में संसद के 3 अंग है। भारत में संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति है, जिसके नाम पर सभी काम होते हैं, एक मेन पिलर है, दूसरा लोकसभा है, तीसरा राज्यसभा है। ऐसे ही जैसे भारत में राष्ट्रपति की व्यवस्था है, वैसे ही अमेरिका में क्राउन की व्यवस्था है। प्रेसिडेंट का पद ब्रिटेन के क्राउन यानी महारानी से मिलता जुलता है, यानी जो भी काम होगा ब्रिटेन में महारानी के नाम पर होगा। यहाँ जो भी काम होगा संसद में वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। 2 हाउसेस हैं इसके अलावा, कौन कौन से? लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल्स बोल सकते हैं, ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ पीपल्स से मिलता जुलता है। और ऐसे ही ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उससे मिलता जुलता जो पद है वो है भारत में राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति क्राउन से मिलता जुलता, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल से मिलता जुलता, और ऐसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो वहाँ का अपर हाउस है वो भारत के राज्यसभा से मिलता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था यानी संसदात्मक सरकार ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। इससे आगे चलते हैं सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम। सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम जो है, एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से है। यानी भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार की है जैसे ब्रिटेन में है। अदरवाइज हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, ड्यूअल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। लेकिन भारत के संविधान में जो एकल नागरिकता है, इसका मतलब है कि भारत का कोई भी नागरिक वो भारत का ही नागरिक माना जाएगा, भारत के अतिरिक्त किसी राज्य का नागरिक नहीं माना जाएगा। हमारे पास जो पासपोर्ट है वो भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अतिरिक्त किसी राज्य के नाम से नहीं है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएसए के अलावा जिस स्टेट में जो व्यक्ति रहता है उस स्टेट का भी नागरिक माना जाता है। हमारी जब इच्छा हो हम हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं, दिल्ली से तमिलनाडु शिफ्ट हो सकते हैं। हमें किसी टाइप की कोई फॉर्मेलिटी, किसी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अमेरिका में अगर जो किसी राज्य के नागरिक को किसी अन्य राज्य में शिफ्ट होना है तो उसे बहुत सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, क्योंकि वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है। इससे आगे है द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, यानी जो भी कार्य होंगे वो विधि के द्वारा होंगे। यानी कानून के सामने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी के जजेस जो है कानून के सामने सभी समान है। यानी विधि का शासन
ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है। इससे आगे है लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी भारत में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया है जैसे कि ब्रिटेन के संविधान में है। यानी कोई भी बिल संसद में लाया जाता है, लोकसभा में पास हो रहा है, राज्यसभा में पास हो रहा है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही वो कानून बन जाता है। ऐसे ही किसी राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, तो विधानसभा विधान परिषद में पास हो गया, राज्यपाल ने सिग्नेचर कर दिया, राज्य में वो कानून बन गया। या सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा ने बिल पास किया, राज्यपाल ने सिग्नेचर किए, कानून बन गया। यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, जैसी ब्रिटेन में है ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था भारत के संविधान में ली गई है। इससे आगे आ जाते हैं मैंडेमस रिट। आपको पता है अगर जो आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, यानी आम नागरिकों के किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर जो चोट पहुंचाई जाए तो सुप्रीम कोर्ट और देश के हाई कोर्ट्स को ये शक्ति प्राप्त है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, यानी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट्स जारी कर सकता है, 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। तो उनमें से जो मैंडेमस रिट है, जिसे हम बोल सकते हैं परमादेश लेख के नाम से, जिसे हम जानते हैं परमादेश लेख के नाम से इसको हम जानते हैं मैंडेमस रिट। यानी कोई अधिकारी अगर जो अपनी ड्यूटीज का निर्वहन नहीं करता, जैसे कि आजकल पैंडेमिक की जो स्थिति चल रही है कोरोना के टाइम में, अगर जो कोई अधिकारी अपने ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहा और उसके ड्यूटीज का पालन ना करने की वजह से किसी के मौलिक अधिकार को चोट पहुंच रही है, तो उसके खिलाफ रिट जारी की जा सकती है कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे, बताओ। वो रिटर्न में जानकारी देगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। किस रिट के माध्यम से? परमादेश मैंडेमस रिट के माध्यम से। तो ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। स्पेशल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसदीय विशेषाधिकार जिसे हम बोलते हैं, तो संसदीय विशेषाधिकार किसे बोल सकते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 105 जो संसद को विशेष अधिकार प्रदान कर रहा है, वो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यानी मान लीजिए आज के डेट में संसद में कुछ ऐसे कार्य होने हैं जिसके बारे में लोकसभा का अध्यक्ष प्रेस में ये सर्कुलर जारी कर चुका है कि आज जो है वो कार्रवाई जो होगी वो किसी प्रकार से टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विशेष स्थिति है संसद की। अगर जो कोई मीडिया का कोई पार्ट उसे रिलीज कर देता है तो उसके खिलाफ लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है। संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है। संसद के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष की मंजूरी के बाद में ही अरेस्ट किया जा सकता है। कुछ और भी विशेष अधिकार प्राप्त है जो हम आगे करेंगे, लेकिन जो संसदीय विशेषाधिकार की बात है, स्पेशल पावर्स है, वो ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है। इससे आगे चलते हैं। बायकैमरल सिस्टम 1919 का जो एक्ट हमने किया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें बायकैमरल सिस्टम को सबसे पहली बार हमने किया था, जिसे हम बोल सकते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। जैसे संसद में फिलहाल द्विसदन है, बायकैमरल सिस्टम है, यानी लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा है, द्विसदन है, डबल हाउस है। ऐसे ही कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था है, विधान परिषद की व्यवस्था है। तो इसे हम बोल सकते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो ये हमने लिया है कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट और लास्ट है बोर्ड ऑफ मिनिस्टर्स, या जिसे हम बोल सकते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। ये भी हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। यानी हर मिनिस्ट्री का जो चीफ होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। तो ये व्यवस्था हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि मंत्री परिषद में हम 3 प्रकार के मंत्री करते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, यानी कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर।
क्या डिफरेंस है इनके बीच में वो हम आगे करेंगे जब हम आर्टिकल 74, 75 करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है। तो संसदात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता की व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, परमादेश लेख है, मैंडेमस रिट है, इसके अलावा पार्लियामेंट के जो विशेष अधिकार हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था और कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये सभी के सभी संबंधित है ब्रिटेन के संविधान से। इससे आगे है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड भारत की ही तरह लंबे टाइम तक ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में रहा था और बहुत सी व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। तो आयरलैंड के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम बोल सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक हमें नीति निर्देशक तत्वों की जानकारी मिलती है। यानी इसमें संविधान के अंतर्गत सरकार को ऐसे निर्देश दिए गए हैं, ऐसे डायरेक्शन दिए गए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, उनको ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि उनको जनता के कल्याण के लिए किस प्रकार की पॉलिसीज बनानी चाहिए, किस प्रकार की नीति बनानी चाहिए, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए किस टाइप की पॉलिसीज होनी चाहिए, ये जो डायरेक्शन भारत के संविधान में जो निर्देश दिए गए हैं उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। यानी ये जस्टिसेबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, इसे सरकार यानी संसद, विधानसभा इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाए या ना बनाए तो कोर्ट इसमें किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकती। ये सिर्फ सरकार को बताने के लिए है संविधान के अंतर्गत कि उसको इस टाइप की पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन सरकार उसे बनाए या ना बनाए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने व्यवस्था ली है आयरलैंड के संविधान से। इससे आगे है इलेक्टोरल सिस्टम। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। डेप्थ में करेंगे इसको हम आगे, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक पहुंचेंगे, संविधान के भाग 5 तक पहुंचेंगे, तो उसमें हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को करेंगे। तो ये व्यवस्था हमने ली है आयरलैंड के संविधान से। इससे आगे है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन देखा जाए तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में सरकार को जो शक्तियां प्राप्त हैं आम नागरिकों के मौलिक अधिकार को समाप्त करने की, वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। लेकिन कुछ इमरजेंसी के प्रोविजन आयरलैंड के संविधान से संबंधित है। इससे आगे है नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल वर्क एक्सेट्रा बाय प्रेसिडेंट। तो संविधान में जो राज्यसभा की व्यवस्था है, तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, नामांकित करता है। ऐसे 12 सदस्य जो किसी भी क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर चुके हों, खासकर कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, सोशल वर्कर हो या एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम कर चुके हों, पीस से रिलेटेड काम कर चुके हों, स्पोर्ट्स में काम कर चुके हों, साइंस के लिए काम कर चुके हों, सिनेमा के क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर चुके हों, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है राज्यसभा में और 233 मेंबर जो है चुने जाते हैं राज्यसभा के। तो जो नॉमिनेशन की व्यवस्था है प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में, वो व्यवस्था हमने ली है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में इलेक्टोरल सिस्टम प्रमुख है। कुछ इमरजेंसी प्रोविजन आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्र के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था है जो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यवस्था है वो है प्रस्तावना की भाषा। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लैंग्वेज प्रिएम्बल ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता, अखंडता, न्याय, भाईचारा इसी प्रकार से ऐसे ऐसे बनाएंगे। और आज 26 नवंबर 1949 को 1949 को इसे अंगीकृत करते हैं। इस प्रकार की जो प्रस्तावना है, प्रिएम्बल जो है भारत के संविधान की, उसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। इससे आगे है प्रोविजंस ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची जिसे हम बोल सकते हैं। समवर्ती सूची, हमें पता है भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, 7वीं जो अनुसूची है भारत के संविधान की, उसमें हमें 3 सूचियां मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो देखा जाए तो इस प्रकार के लिस्ट, सबसे पहले ये सूचियां 1935 के एक्ट में भारत के संविधान में 1935 के एक्ट के अंतर्गत भारत में शामिल हुई थी। इसमें जो समवर्ती सूची है, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, यानी समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जितने विषय हैं उसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने विषय हैं उसके ऊपर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ये व्यवस्था मिली है समवर्ती सूची की ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इससे आगे है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एंड डिवीजन ऑफ पावर्स, क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यानी केंद्र राज्य संबंध, इसको हम बोल सकते हैं दूसरे तरीके से। इस वजह से इसको भी हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी कानून बनाना है तो संसद में बिल लाना पड़ेगा, और बिल लाया गया है तो सबसे पहले बिल लोकसभा में या राज्यसभा में जाएगा। जिस भी हाउस में जाएगा उस हाउस में मेजोरिटी से पास होने के बाद में दूसरे हाउस में जाएगा, और दूसरे हाउस ने अगर जो उसे नहीं पास किया तो माना जाएगा कि दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में, दोनों सदनों में उस बिल को लेकर मतभेद है। ऐसी स्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करने का, यानी प्रेसिडेंट कॉल करता है ज्वाइंट सेशन फॉर पार्लियामेंट जब भी कोई क्राइसिस हो इस प्रकार का, और लोकसभा का अध्यक्ष उसका स्पीकर होता है, यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन उसको आयोजित करता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 108 के अंतर्गत। तो ये व्यवस्था कहां से ली गई है? तो हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची जिसको हम केंद्र राज्य संबंध भी बोल सकते हैं, और संयुक्त अधिवेशन संसद का, ये चारों व्यवस्था हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे है जर्मनी के वीमर संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। जर्मनी का वीमर संविधान किसको बोल सकते हैं?
तो 1919 से लेकर तो 1933 के बीच जो जर्मनी का संविधान था उसे हम बोलते हैं जर्मनी का वीमर संविधान। और जर्मनी के वीमर संविधान से भारत में आपातकालीन उपबंध यानी अनुच्छेद 352, जिसे हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 352 के अंतर्गत उस विशेष परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति आम नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर देता है, यानी कुछ पावर्स राष्ट्रपति के हाथ में स्पेशल चली जाती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है, तो हम बोल सकते हैं जर्मनी के वीमर संविधान से। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट होता है। इससे आगे है कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी संघीय व्यवस्था जिसमें एक शक्तिशाली केंद्र की भूमिका है। यानी भारत में जो फेडरल सिस्टम है उसमें ज्यादातर पावर जो है केंद्र सरकार के हाथ में है। तो एक संघीय व्यवस्था जिसमें एक स्ट्रॉन्ग केंद्र सरकार है, तो ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। इसके अलावा आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, रेसिडुअल पावर्स किसको बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां जिसे कहा जाता है, तो ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। यानी हमें पता है कि संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची 1935 के एक्ट से संबंधित है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में शामिल की गई। लेकिन कोई ऐसा विषय जो संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है और समवर्ती सूची में भी नहीं है, ऐसे किसी विषय के ऊपर कौन कानून बनाएगा ये स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार कानून बनाए, राज्य सरकार कानून बनाए या दोनों को अधिकार प्राप्त है, ऐसी कोई बात स्पष्ट नहीं है किसी विषय के ऊपर। तो बचे हुए सभी अधिकार केंद्र सरकार के माने जाएंगे, उसे हम बोलेंगे केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिडुअल पावर्स। तो ये लिया हमने कहां से, कनाडा के संविधान से। इससे आगे है अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये तो हमने किया है कि राज्यों में राज्यपाल का पद 1935 के एक्ट से प्रेरित है, लेकिन उन गवर्नर्स की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, ये व्यवस्था हमने ली है कनाडा के संविधान से। ये व्यवस्था हमने ली है कनाडा के संविधान से। इससे आगे है सुप्रीम कोर्ट एज ए एडवाइजरी कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 143, ध्यान रखिए, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जब भी देश में कोई संवैधानिक संकट हो, संवैधानिक संकट का मतलब है कि संविधान की किसी मामले में क्या व्याख्या है, यानी किसी पर्टिकुलर मामले में संविधान कहना क्या चाहता है, ये बात स्पष्ट नहीं है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। क्योंकि भारत के संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वही संविधान की व्याख्या कर सकता है। तो संविधान के व्याख्याकार के तौर पर राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है जब भी देश में संवैधानिक संकट हो, और सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी कोर्ट भी कहा जाता है, सलाहकारी न्यायालय भी कहा जाता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो ये व्यवस्था हमने ली है कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट अधिकार जो केंद्र सरकार के पास में है वो भी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति जो केंद्र सरकार के द्वारा होती है, तो ये व्यवस्था भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। और सुप्रीम कोर्ट को जो सलाहकारी न्यायालय कहा गया है तो वो कनाडा के संविधान से संबंधित है। इससे आगे है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या जिसे हम बोल सकते हैं संविधान संशोधन। हमें यह पता है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368
संशोधन किया जा सकता है। कैसे संशोधन किया जा सकता है? तो संशोधन की प्रक्रिया जैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान में है, सेम वैसे ही प्रक्रिया जो है भारत के संविधान में है। यानी 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें आज की परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, आजकल एक कानूनी अधिकार है। पहले आर्टिकल 31 में था जिसे समाप्त कर दिया गया, और आर्टिकल 300A में चला गया, सिर्फ कानूनी अधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया? संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। अब तक भारत के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर कम है, लचीला ज्यादा है, क्योंकि बहुत आसानी से इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इससे आगे है इलेक्शन सिस्टम ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। यानी हमने ये तो किया है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के नॉमिनेट किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, और वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। लेकिन जो बचे हुए 233 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए, वो विभिन्न राज्यों से अलग अलग चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के आधार पर चुने जाते हैं। हर राज्यों के एमएलएज उस राज्य के लिए राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। तो ये व्यवस्था हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। इससे आगे है रशिया के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। जब भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, उसमें आम नागरिकों के मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। इसे बाद में भारत के संविधान में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत आम नागरिकों के लिए 10 मौलिक अधिकार शामिल किए गए। बाद में 2003 में एक और मौलिक अधिकार इसमें शामिल कर लिया, मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल कर लिया गया। तो अब भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं आम नागरिकों के लिए। तो ये मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं रूस के संविधान से। अगर जो मैंने पहले मौलिक कर्तव्य की जगह मौलिक अधिकार बोल दिया तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि आम नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य जो प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रदान किए गए, और वो सेम ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो यूएसएसआर के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किए गए, जिसे हम बोल सकते हैं पूर्व सोवियत संघ। यानी 1991 से पहले रूस को सोवियत रूस कहा जाता था। 1991 में सोवियत रूस का जो विघटन हुआ था उसके बाद में इसे हम रशिया के नाम से जानते हैं। तो सोवियत रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल किए गए बाद में 1976 में। तो ये रूस से संबंधित था। आइडिया ऑफ जस्टिस यानी न्याय जो शब्द है किस सेंस में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो सामाजिक रूप से भी है, आर्थिक रूप से भी है और राजनीतिक रूप से भी है। तो ये जो प्रियम्बल में जस्टिस शब्द है तीनों सेंस में ये हमने लिया है रूस के संविधान से। इससे आ गया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से जो भारत के संविधान में शामिल किया गया। उसमें शब्द यूज होता है प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं, विधि की प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात है, लेकिन वहां पर शब्द यूज होता है प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा प्रक्रिया, यानी कानून के द्वारा जो प्रक्रिया बनाई जाए उसके आधार पर आम नागरिकों को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, इस टाइप का वर्ड ये लिया है जापान के संविधान से। इससे आगे नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है आइडिया ऑफ फ्रीडम। तो आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है, इक्वालिटी जो है और फ्रेटर्निटी जो है प्रियम्बल में, वो फ्रांस के संविधान से संबंधित है। यानी
हम देखते हैं स्वतंत्रता जो शब्द है प्रियम्बल में, समानता जो शब्द है, बंधुत्व जो शब्द है, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित उभरे थे शब्द 1789 की फ्रांस की क्रांति, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व ये 3 शब्द प्रचलित हुए थे, इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया है फ्रांस के संविधान से। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा गणतंत्र जो शब्द है, रिपब्लिक जो शब्द है, ये इसमें मेंशन नहीं है, यहां पर होना चाहिए था। तो रिपब्लिक शब्द जो भारत के संविधान में है वो भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस की ऐतिहासिक क्रांति में गणतंत्र जो उभर कर आया था, तृतीय गणतंत्र, वो भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से संबंधित है। भारत को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, डेमोक्रेटिकल कंट्री कहा जाता है, और इसके अलावा भारत को रिपब्लिकन कंट्री भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक इस वजह से क्योंकि जनता को अपने द्वारा जो है वोट डालकर चुनाव के द्वारा अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, और रिपब्लिकन इसलिए क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, नेशनल हेड है, वो वंशानुगत नहीं है, वो इलेक्टेड है यानी निर्वाचित है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो भारत में गणतंत्र भी है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से संबंधित है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको पता ही है, संसदात्मक व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था हम ब्रिटेन के संविधान से बोल सकते हैं। तो ये सभी के सभी भारत के प्रमुख स्रोत हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। लास्ट वीडियोस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप उसमें जाकर उनको भी देख सकते हो। कंटिन्यू स्टडी के साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू करियर पाथ स्टडी के साथ जुड़े रहिए, और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करियर पाथ स्टडी। थैंक्स।